माय एम्बिशियस फेलोज, उम्मीद है आप सब लोग ठीक और खैरियत से होंगे। मैं हूं अब्दुर्रहमान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी पॉजिटिव रिस्पांस ऑन माय प्रीवियस वीडियोस। इस वीडियो के अंदर आई विल बी डिस्कसिंग कि आप यूके के अंदर कौन सी बेस्ट गाड़ी है जो कि एज अ स्टूडेंट खरीद कर सकते हैं, या कौन से डिफरेंट ऑप्शन है गाड़ियों के जो भी जिनको आप सर्च कर सकते हैं जब भी आप कोई चीप गाड़ी परचेज करना चाहते हैं। इंश्योरेंस के कौन से ऑप्शंस है और इंश्योरेंस के अंदर क्या फ्रॉड होते हैं जो कि बहुत सारे लोग आपके साथ करते हैं और आपको बहुत ही चीप इंश्योरेंस देते हैं, और जब आप मसले में फंस जाते हैं तो आपको बहुत ही हैवी अमाउंट पे करनी होती है। इसके अलावा गाड़ी की मेंटेनेंस कैसे होती है, एमओटी क्या चीज़ है, इस किस्म की जो इन्फॉर्मेशन है गाड़ी से रिलेटेड मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो माय एम्बिशियस फेलोज, यूके के अंदर फेसबुक मार्केट प्लेस के अलावा जो सबसे ज्यादा मशहूर प्लेटफॉर्म है जो हर बंदा इस्तेमाल करता है गाड़ी परचेज करने के लिए, मोस्टली यूज्ड गाड़ियां परचेज करने के लिए, वो है ऑटो ट्रेडर। सो जब भी आप गाड़ी परचेज कर रहे हैं, ऑटो ट्रेडर पे जाएं, फिल्टर्स लगाएं 500 से 1500 पाउंड का, और उसके अंदर आप देखें कि ये गाड़ियां हैं जो कि आप परचेज कर सकते हैं। सो मोस्टली जो आपको गाड़ियां मिलेंगी वो फोर्ड की फिएस्टा होगी या फोर्ड की फोकस होगी, उसके अलावा वोक्सवाल कोर्सा या एस्ट्रा होगी, उसके अलावा टोयोटा आइगो या विड्स होगी। इस किस्म की गाड़ियां जो हैं वो चीप गाड़ियां जो है आप इस रेंज के अंदर परचेज कर सकते हैं। या इसके अलावा भी जो कुछ गाड़ियां मैंने अभी नहीं आपको बताई है तो उनका नाम जो है मैं डिटेल के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स यूके में आके परचेज करते हैं, जिनको परचेज करना भी इजी है और उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत कम है। अगर इन गाड़ियों में कोई इशू भी आ जाता है तो उसको ठीक करवाने में आपको इतना खर्चा नहीं आता। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मैंने जो गाड़ी परचेज की इस गाड़ी से पहले, अभी मेरे पास फोर्ड फिएस्टा है, इस गाड़ी से पहले जो मैंने गाड़ी परचेज की वो वोक्सवाल कोर्सा थी जो कि 1300 पाउंड में खरीदी। उसकी जो इंश्योरेंस में पे कर रहा था सालाना वो दैट वाज अराउंड 17 to 1800। सो मंथली उसके अराउंड 92-93 पाउंड उसके मैं इंश्योरेंस के पे करता था। तो मैं कुछ दिन पहले जो है ना वो गाड़ी चला रहा था, तो उस गाड़ी के अंदर मुझे जो इंजन से एक अजीब किस्म की आवाज़ आ रही थी। जब मैंने उसको चेक करवाया तो उन्होंने कहा कि इसके 1000 पाउंड इसको रिप्लेस करने के होंगे। सो मोस्टली इधर जब आप गाड़ी रिपेयर करवाने के लिए जाते हैं तो जो भी आपके पार्ट के अंदर इशू है उसको रिपेयर नहीं किया जाता, उसको रिप्लेस किया जाता है। बट इवन देन इसको रिपेयर कॉस्ट या इधर जो मैकेनिक कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मोस्टली ये जो यूज गाड़ियाँ होती हैं इनके अंदर टाइमिंग बेल्ट या टाइमिंग चेन का इशू होता है। सो जब भी आप ये चीप गाड़ी परचेज करें तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि जिससे भी आप परचेज कर रहे हैं आप उससे पूछें कि इसकी टाइमिंग बेल्ट या अगर इसके अंदर टाइमिंग चेन है तो वो कब चेंज हुई थी। अगर वो आपको उसकी सर्विस हिस्ट्री प्रोवाइड कर देते हैं, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि ये 60,000 या 70,000 माइल चलने के बाद चेंज हुई थी, अभी ये जो गाड़ी है वो 1,30,000 या 1,40,000 माइल्स चल चुकी है, तो उस गाड़ी को परचेज करने की कोई लॉजिक नहीं बनती। इसके अलावा अगर वो आप गाड़ी परचेज कर रहे हैं 1000 पाउंड की और उस गाड़ी के अंदर आपको ये सर्विस हिस्ट्री वगैरह कोई ऐसी चीज़ नहीं मिल रही है, तो वो 1000 पाउंड से अगर गाड़ी कम है तो वो समझ में आता है उस 1000 पाउंड उस गाड़ी के आप यूके के अंदर जल्दी निकाल सकते हैं। सिक्योरिटी की जॉब्स करेंगे तब भी आपको गाड़ी की ज़रूरत होगी। मोस्टली स्टूडेंट्स डिलीवरी की जॉब्स भी करते हैं, तब भी आपको हो सकता है गाड़ी की ज़रूरत हो। अगर आपको ड्राइविंग का अच्छा एक्सपीरियंस है तो यूके के अंदर आप गाड़ी परचेज कर ले। कोशिश करें कि छोटी गाड़ी और चीप गाड़ी परचेज करें, उसके ऊपर आपको इंश्योरेंस भी कम पे करनी होगी और साइमल्टेनियसली उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो इतनी ज्यादा नहीं होती। माय एम्बिशियस फेलोज, यूके में अगर आप ऑडी, मर्सिडीज या ऐसी कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो खरीद तो सकते हैं, बट उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत महंगी हो जाती है। लेट्स अज्यूम कि कोई ऑडी, बीएमडब्ल्यू या मर्सिडीज आपको 1500 पाउंड या 1600-1700 पाउंड की मिल तो जाएगी, बट उसकी जो इंश्योरेंस होगी वो उससे ऑलमोस्ट डबल होगी और उसका जो रोड टैक्स होगा वो और भी ज्यादा होगा। लेट्स अज्यूम कि वो 200 या 300 पाउंड होगा। सो ओवरऑल आपने जो गाड़ी परचेज की 1500 पाउंड की, उसकी जो सालाना एटलीस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट होगी वो आपको 3000 से 3500 पाउंड पड़ जाएगी। सो इसका मकसद ये कि जो आपने गाड़ी परचेज की 1500 पाउंड की वो आपको साल में 5000 पाउंड की हो जाएगी। बट जब आप उसको सेल करने के लिए जाएंगे तो वो आपको 1500 पाउंड या 1500 पाउंड भी शायद आपको नहीं मिले। सो माय एम्बिशियस फेलोज, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी यूके के अंदर गाड़ी खरीदें तो वो सोच समझ के खरीदें और ऐसा कोई रैश डिसीजन ना लें जो कि आपके लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल ना हो। अच्छा, इसके अलावा ओवरऑल गाड़ी की मेंटेनेंस की कॉस्ट क्या होती है या मेंटेनेंस के अंदर कौन सी चीजें आती हैं उसका भी जिक्र कर लेते हैं। इसके अलावा जो भी आप गाड़ी खरीदेंगे तो आप चेक करेंगे कि उस गाड़ी की इंश्योरेंस कितनी है। सो जब भी आप कोई गाड़ी खरीदने जाएंगे तो आपके इल्म में 3 चीजें होनी चाहिए जो कि बहुत जरूरी हैं, और आपको उस गाड़ी को परचेज करने से पहले आपको ये तीनों चीजें देखनी है। एक तो उस गाड़ी की इंश्योरेंस कितनी है, उस गाड़ी की एमओटी है या नहीं है,
और तीसरा जो है उस गाड़ी का रोड टैक्स कितना है, और चौथी चीज अगर आप उस जिससे अभी खरीद रहे हैं उससे आप पूछेंगे तो वो आपको बता देगा कि इस गाड़ी की कैटेगरी कौन सी है। सो कैटेगरी, बहुत सारी कैटेगरीज होती है गाड़ियों की। जो भी गाड़ी एक्सीडेंट में जाती है यूके में तो उसकी सर्टेन कुछ कैटेगरीज है वो उसके अंदर चली जाती है। नॉर्मली अगर गाड़ी कैटेगरी है तो वो सस्ती बिकती है। सो लोग प्रेफर करते हैं कि वो कैटेगरी की गाड़ी यूके के अंदर परचेज ना करें। सो कोशिश करके आप ऐसी गाड़ियों को अवॉइड करें। बट अगर आपको कोई चीप गाड़ी परचेज करनी है तो ये भी आप कर सकते हैं कि आप गाड़ी कोई कैटेगरी गाड़ी परचेज कर लें। इसके अलावा जो रोड टैक्स होता है वो 15 पाउंड भी होता है, कभी 30 पाउंड भी होता है और कभी कभी 200 पाउंड भी हो जाता है। मेरे पास जो पहले गाड़ी थी, अभी तक इनफैक्ट है, उसका जो रोड टैक्स था वो 30 पाउंड था ऑलमोस्ट। और इस गाड़ी का जो अभी मेरे पास है फोर्ड फिएस्टा, इसका जो रोड टैक्स है वो ऑलमोस्ट 190 पाउंड से 200 पाउंड से। सो इसके जो है मैं ऑलमोस्ट 17 या 18 पाउंड पर मंथ पे करूंगा। इसके अलावा जब भी आप इंश्योरेंस लेते हैं तो इंश्योरेंस में आप जब भी डिटेल्स डालें वो ठीक से डिटेल्स डालें। मोस्टली क्या होता है कि स्टूडेंट्स खुद इंश्योरेंस नहीं लेते हैं, वो किसी और को कहते हैं कि यार मेरे पास जो इंश्योरेंस आ रही है वो महंगी आ रही है, अब आप मुझे इंश्योरेंस लेकर दें। सो वो क्या करते हैं कि आपकी जो है वो सैलरी जो है वो आपकी डाल देंगे, वो 50,000 डाल देंगे, आपको डाल देंगे कि आप यूके में बहुत अरसे से रह रहे हैं। और इस किस्म की जो है ना वो गलत डिटेल्स आपके बारे में वो इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पे डाल देंगे और आपकी जो एड्रेस होगी वो कोई और डाल देंगे। चलो लेट्स अज्यूम कि वो एड्रेस आपके घर का ही डालते हैं, बट बहुत सारी जो है बोगस डिटेल्स आपकी डाल देते हैं। सो जब भी आप इंश्योरेंस क्लेम के अंदर जाएंगे और ये चीज़ें आपकी गलत निकलेंगी, सो आपको फिर क्लेम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, इंश्योरेंस की इधर 2-3 टाइप्स होती हैं। एक होती है थर्ड पार्टी फायर एंड थेफ्ट, दूसरी होती है थर्ड पार्टी क्लेम और तीसरी होती है कॉम्प्रिहेंसिव। सो मेरी आपको सजेशन होगी कि आप कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस ले लें। ये थोड़ी एक्सपेंसिव तो होती है बट आप सेफ होते हैं हमेशा। उसके अलावा एक होता है ब्रेकडाउन कवर। मोस्टली हम जो स्टूडेंट्स आते हैं हमें इस चीज़ का इल्म नहीं होता है तो हम ब्रेकडाउन कवर नहीं लेते हैं। सो मोस्टली हम जो गाड़ियां लेते हैं वो पुरानी गाड़ियां होती है, वो ज़्यादा चली होती है और वो ये पॉसिबल है कि आपकी गाड़ी कभी भी ब्रेकडाउन हो जाए। ब्रेकडाउन का मकसद ये होता है कि इधर खराब हो जाए रोड साइड पे, तो उसको फिर रिकवर करना, आपकी अपनी लोकेशन के ऊपर लेके जाना या किसी मैकेनिक के पास लेके जाना। सो किसी और टाइम पे या सुबह के टाइम पे अगर आप किसी इंश्योरेंस आपके पास नहीं है और आपने किसी अगर कंपनी को कॉल किया तो आपको ज़्यादा पैसे पे करने होंगे। ऑलमोस्ट 100 पाउंड से 120 पाउंड आपको सिर्फ रिकवरी के आपको पे करने होते हैं। बट अगर आपके पास ब्रेकडाउन कवर है तो वो जो भी ब्रेकडाउन कंपनी होगी, जैसे रेक है या AA कंपनी है, सो वो आएंगे आपकी गाड़ी, अगर छोटा मोटा मसला है कि वो आपको गाड़ी का मसला हल करके देंगे और आप अपने घर उस गाड़ी को लेके जा सकते हैं, या फिर आपकी गाड़ी जो है वो आपको रिकवर करके आपको वो दे देंगे। जिस भी लोकेशन पे आप उनको कहेंगे कि ये इस लोकेशन पे मुझे पहुंचा के दो, तो वो आपको ये आपकी जो गाड़ी है वो उस लोकेशन पर पहुंचा के देंगे। साइमल्टेनियसली 1-2 पाउंड अगर उसमें अगर आप ऐड कर लेते हैं तो फिर वो कर्टसी कार भी आपको देते हैं। जब तक आप अपनी गाड़ी ठीक करवाते हैं तो शायद वो उस टाइम तक आपको एक कर्टसी कार देते हैं। इसकी मुझे एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं पता है बट कर्टसी कार का इधर कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही कॉमन है। सो ये कुछ डिटेल्स थी इंश्योरेंस के बारे में। आई वुड अगेन से कि आप अपनी इंश्योरेंस खुद करवाएं, सारी जो डिटेल्स हैं करेक्ट डिटेल्स डालें। सो लेट्स अज्यूम कि अगर कल कोई भी इशू आ जाता है तो आपके लिए लॉन्ग टर्म में ये मसला नहीं होगा। सो माय एम्बिशियस फेलोज, अगर आप इस चीज़ को इजीली लेते हैं और अगर आप इंश्योरेंस नहीं करवाते हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट्स आते हैं जो कि इंश्योरेंस के बगैर गाड़ी चलाते हैं, सो अगर आप इंश्योरेंस नहीं लेंगे तो यूके के कानून के हिसाब से अभी जो फाइन है वो अनलिमिटेड है। सो कोशिश करके इतना बड़ा रिस्क ना लें और ऐसी जो अहमकाना हरकत है वो आप ना करें। ऐसी गाड़ी खरीदें जिसकी सर्विस हिस्ट्री आपको पता हो या वो सर्विस हिस्ट्री आपको ओनर आपको प्रोवाइड कर दे। साइमल्टेनियसली उस गाड़ी की इंश्योरेंस करवाएं और कोशिश करें कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस करवाएं। और गाड़ी जब भी आप खरीदें उसको जो रोड टैक्स है इमीडिएटली वो आप अपना रोड टैक्स जो है वो पे करें। उसके अलावा कोशिश करें जितना जल्दी हो सके यूके के अंदर आके यूके का ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें। जैसे ही आप यूके में लैंड होते हैं तो यूके में आप प्रोविजनल लाइसेंस बनवाएं, लर्नर्स लाइसेंस बनवाएं, थ्योरी टेस्ट दें और यूके की ड्राइविंग का जो प्रैक्टिकल टेस्ट है वो दे के पास करें। ये कुछ जो ड्राइविंग टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन थी। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं ड्राइविंग लाइसेंस लेने के। बट ड्राइविंग लाइसेंस लेने का भी ओवरऑल एक्सटेंसिव प्रोसेस है। ड्राइव करने से पहले यूके के जो रूल्स हैं, ड्राइविंग रूल्स हैं, उनको भी थोड़ा बहुत वीडियोस के अंदर देख लें। खास करके जो राउंड अबाउट के ऊपर आपको गाड़ी चलानी है या अपनी लेन के ऊपर आपको रहना है, या ओवरऑल जो भी यूके में मोटरवे के या ओवरऑल जो ड्राइविंग रूल्स हैं उनको भी 1-2 मरतबा देख लें और अच्छे से देखें इससे पहले कि आप गाड़ी रोड पे चलाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए
अच्छी रहे। Thank you so much for watching the video. Kindly like and subscribe. See you in the next vlog. Thank you so much.